हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अब तक इंडियन ज्योग्राफी में कुछ नदियों को हमने देख चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी की काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुके हैं। उसी में हम लोग आज एक रिवीजन के तौर पे क्विज नाउ सेक्शन को करेंगे। क्विज नाउ सेक्शन का उद्देश्य जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसका उद्देश्य है कि ऐसे प्रश्नों को निकालना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारा विजेता ग्रुप इसी मद्देनज़र बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों उसको हम लोग इसमें कवर करें, प्रायोरिटी पे रखें, हाईली इल्ड टॉपिक्स को हम लोग प्रायोरिटी पे रखें। तो उसी के तहत हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो भी, और जो चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए, हमेशा मेमोराइज रखना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन उससे बनते रहते हैं ऐसे चीज़ों के लिए। जो हमारे दोस्त नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं, जिसमें जो भी वीडियो हमारे बनाए जाते हैं, जो भी नोट्स होते हैं, उसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया जाता है। इसके अलावा ये भी बता दोस्त, ये हमारा विजेता बैच है, एक क्रैश कोर्स है जो कि बिल्कुल ही फ्री है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये यूपी पीसीएस 2023 ARO 2023 को फोकस में रख के बनाया गया है, जिसमें अगले 4 से 5 महीनों में, मतलब जून 14 को एग्ज़ाम है पीसीएस का, और संभवतः 14 मई को एग्ज़ाम है पीसीएस का, और जून में संभवतः ARO को एग्ज़ाम होना है। तो उतने लिमिटेड टाइम में हम लोग इसको हर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने के लिए इसमें विजेता बैच में इसको बनाया गया है। तो आप भी अगर नए आए हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्च के, घर बैठे आराम से तैयारी करें और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को इसमें सब कुछ, करेंट अफेयर्स, जीएस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भी हमने पिछला वीडियो देखा था, भारत का सामान्य परिचय, उसमें मैंने बताया था आपको मैप के थ्रू। इसमें भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार। कर्क रेखा देखिए, भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हैं ये। और इसमें प्रश्न में जैसा कि दिया हुआ है कि किन राज्यों से गुजरती है, तो इसमें सिर्फ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, पीडीएफ में आपको जब डाउनलोड करें तो आपको सही से दिखे, और इसको आप जूम कर सकते हैं कितना भी, ये आराम से आपको दिख जाएगा पीडीएफ में। तो इसमें बिहार, उसमें पुराना प्रश्न है ये, बिहार नहीं, अब झारखंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता, सबसे नज़दीक है। दिल्ली बिल्कुल देख रहे हैं, दिल्ली ऊपर यहाँ है, जोधपुर भी बिल्कुल इधर है, नागपुर भी इधर है, महाराष्ट्र, और सबसे नज़दीक में देखेंगे, नज़दीक में कर्क रेखा के पास में कोलकाता है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? इसके बारे में भी मैंने जो भारत का सामान्य परिचय है उसमें मैंने बता चुका हूँ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा से होता है। ये सब पहले जो डूरंड रेखा बनी थी, ये जैसे भारत और अफगानिस्तान को आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये चूँकि भारत उस समय, ये पाकिस्तान का पार्ट भारत में था, तो उसको डिफरेंस करने के लिए डूरंड रेखा बनी थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब ये आ चुका है, और कुछ पार्ट यहाँ पे भारत के साथ है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो नक्शे में आपको देखिए, नक्शा आपको भारत का याद होना चाहिए पूरी तरह से। मैं तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के इजी के लिए, लेकिन नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई भी राज्य का नाम है, आपको तुरंत इमेज आ जाना चाहिए कि वो राज्य कहाँ पे है। और अगर ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है तो एकदम हाईली रिकमेंडेड है, आप पहले
भारत का नक्शा खरीद लीजिए, एक बस खरीदिए, बहुत सारे नहीं। और पॉलिटिकल नक्शा लीजिएगा। और कोई भी जो भी हमारा मतलब आप मैपिंग करेंगे, कोई भी फ्यूचर में मैपिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नक्शे पे ही करेंगे। जो फिजिकल नक्शा आता है जिसमें कोई राज्य नहीं बटा होता, वैसे नक्शे पे कोई भी मैपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मतलब कि भारत के लिए भी, वर्ल्ड का भी कोई मैपिंग करते हैं तो उसको पॉलिटिकल नक्शा, जिसमें राज्य की सीमाएं निर्धारित हों, वैसे ही नक्शे पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं तो किस देश में है, किस राज्य में है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो फिजिकल मैप होता है उस पर मैपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको फिर से राज्य के लिए अलग से करना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो मैपिंग कर, किसी भी सब्जेक्ट का आप मैपिंग करें, मैपे से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो उसको पॉलिटिकल नक्शे पे ही करना है। चाहे पहाड़ बना रहे हैं, चाहे कुछ भी नदी बना रहे हो, पॉलिटिकल पे करना है। इससे आपको पता रहे कि वो पहाड़ किस किस राज्यों को टच कर रहा है, किस नदी किस किस राज्यों से होके गुजर रही है। तो आपको राजनीतिक उसका लोकेशन पता होना चाहिए किस राज्य में है। तो एक आप नक्शा ले लेंगे भारत का, पॉलिटिकल नक्शा, और उसको आगे पीछे 100 पेज पर करा के हमेशा के लिए रख लीजिए। और जो भी राज्य हैं उनको या अपने से सोच सोच के भरिए। आप 8-10 बार भरेंगे, आपको याद हो जाएंगे सारे राज्य, सारे के सारे राज्य याद हो जाएंगे। बस इसका यही सबसे बेस्ट तरीका है। और एक आध दो बार दिन में एक 5 मिनट 10 मिनट नक्शे को, एटलस को ज़रूर देखा करिए। अगर एटलस कैसे यूज़ करना या कुछ ऐसा कुछ आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका तरीका बता दूँगा कैसे मेमोराइज करेंगे और एटलस कैसे देखना होता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, नहीं मिलती है? तो इसमें देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर देखिए सबसे किनारे साइड में है, सीमा इसका इधर साइड में है, बांग्लादेश से नहीं जुड़ता है, जबकि म्यांमार के आसपास है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? तो अगर भारत का नक्शा आपको याद होगा तो मेघालय जो है नीचे साइड में, भूटान से जुड़ा हुआ नहीं है। भूटान ऐसे है और मेघालय इधर है। मैं दिखा ही देता हूँ नक्शे पे। देखिए मेघालय यहाँ है और भूटान यहाँ है, ठीक है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज, प्रयागराज से गुजरती है। देखिए बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, आपको लग रहा होगा तो इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन इजी क्वेश्चन मैंने जैसे हमेशा बताता हूँ, इजी पे टारगेट करिए, इजी 1.33 को टारगेट करिए, कठिन 1.33 के चक्कर में ना पड़िए। 80% ईजी टू मीडियम क्वेश्चन आते हैं, 20% हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इन 20% के चक्कर में 80% को ना गवाइए, आप इन्हीं पे फोकस करिए। ईजी टू मीडियम क्वेश्चन को आपने कर लिया, इजी को आपने गलत नहीं किया तो आपका सिलेक्शन तय है। इजी को आपने गलती कर दिया तो आपका वहाँ से रेस से निकलना भी तय है। तो इजी को नहीं गलती करना है किसी भी हालत में, कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। इसीलिए बार बार मेरा ध्येय वाक्य है इस एग्ज़ाम के लिए, सबसे ध्येय वाक्य है रिवीजन इज़ द की। आप भी इसको ध्यान रखें हमेशा। सफलता की कुंजी रिवीजन ही है और कुछ नहीं है। 10 किताब नहीं पढ़ना, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। मैंने बुक लिस्ट भी शेयर कर दी है, आप बुक लिस्ट देख सकते हैं वीडियो में जाके। निम्नलिखित से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए मैंने अभी 8 राज्यों को बताया था कौन कौन सा है। मिजोरम देखे ही हैं, त्रिपुरा ऐसे है और मिजोरम लास्ट में, ये दोनों से कट ही रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज करते रहना चाहिए। झारखंड बिहार का भी क्वेश्चन आया ही था कि झारखंड बिहार को ही लिखा हुआ है, तो बचता है मणिपुर। तो इसका आंसर होगा
मणिपुर। अब हम लोग मैप पे जाते हैं कि एक बार दिखा देते हैं। देखिए मिजोरम और त्रिपुरा सबसे लास्ट में है, झारखंड यहाँ है और मणिपुर ऊपर है। तो आपको ये मैप याद रहना चाहिए कि इमेज कर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है। इतना आपको कम से कम तैयार इसको कर लेना चाहिए भारत के नक्शे को। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए इसमें भी हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे। कोई भी प्रश्न को एलिमिनेशन टेक्निक से करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। जम्मू कश्मीर से भारत की सीमा बनती ही है, रोज़ झगड़ा देखते ही होता रहता, सीमा विवाद चलता रहता, घुसपैठ करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश से नहीं होती है, हिमाचल प्रदेश उससे दूर है, तो ये कैंसिल, तो ये ख़त्म हो गया ऑप्शन। पंजाब से होती है, जम्मू कश्मीर से होती है, राजस्थान से होती है और गुजरात से होती है, तो ये आंसर इसका बी होगा। इसमें देखिए हरियाणा से नहीं होती है, इसमें हिमाचल प्रदेश से नहीं होती है, तो ऑप्शन एक सारे कट जाएंगे, ऑप्शन होगा बी। नक्शे में देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से होती है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। अब हरियाणा देखिए यहाँ है, हिमाचल यहाँ है, बीच में गैप है जिसको लोग कंफ्यूज का ही, इसको कोई हमको नहीं लगता कंफ्यूज करता होगा, क्योंकि खुद ही बहुत ही सेपरेट है, सबको याद होगा मैक्सिमम लोगों को जिन्होंने मैप ठीक से देखा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना पहले पेंजिया नाम का था, पूरा महासागरों बीच में सारे महाद्वीप एक साथ थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था, और उससे निकल के टूट के जो अलग हुआ गोंडवाना। इसको मैं जब कराऊंगा महाद्वीपी घटना वाली, जो कैसे सब महाद्वीप बने, तब उसमें फिजिकल ज्योग्राफी वाले में तब डिटेल से मैं बताऊंगा। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की तरफ। ये वही उत्तर की तरफ भारतीय उपमहाद्वीप सरका, और साथ में ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ये एक पूरा प्लेट है, और यूरेशियाई प्लेट से, इसको हटा दूँ यहाँ से तो आप लोगों को समझ में आएगा, यूरेशियाई प्लेट से उत्तर में इस तरह जाके टकराया उत्तर पूर्व साइड में, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। और उसी बात मतलब दिया हुआ है कि पूरा चुंबकीय परिणामों से ये पता चलता है कि किधर सरका था, तो उत्तर साइड में सरका है भारतीय स्थलपिंड। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा भारत का नक्शा याद होगा, त्रिपुरा ऐसे निकला हुआ है और इसके चारों तरफ ये बांग्लादेश है, बस एक इस तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है, और इधर मिजोरम है। मैं इसको नक्शे पे भी दिखा देता हूँ। देखिए ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, तो त्रिपुरा चारों ओर से मतलब कि 3 तरफ से, 1 2 और 3 तरफ से बांग्लादेश से है घिरा हुआ, और एक तरफ आसाम से लगा हुआ है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के साथ। देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। जो मैकमोहन, जिसमें मोहन शब्द आया है, वो चीन से साथ जोड़ दिए। भारतीय शब्द है, हिंदी शब्द है, तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जब लगा था पहले वाला, उससे ध्यान रखिए कि ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको दिल पे मत लीजिएगा बात को। तो मैकमोहन से शब्द से हिंदी शब्द यूज हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा हिंदी शब्द है, इसलिए चीन के साथ जुड़ा हुआ है मैकमोहन। और रेडक्लिफ जो है इंग्लिश शब्द है, ये हो जाएगा पाकिस्तान के साथ।
ठीक है। किस देश के साथ भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि चीन के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये भी मैंने डिटेल में समझाया है अपने जो भारत का सामान्य भूगोल है उस वाले में, सामान्य परिचय, इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें। ये दिखता ज़्यादा है लेकिन है ज़्यादा नहीं। ये चीन के साथ देखिए ऐसे सीमा बना है, इसके बाद नेपाल है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। जबकि बांग्लादेश के साथ बहुत घुमा फिरा के बना हुआ है सीमा, इसलिए इसके साथ ज़्यादा है। अरे कहाँ गया नक्शा? भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा से होता है? तो नॉर्थ ईस्ट सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। तो कौन सा होगा चीन के साथ? मैकमोहन रेखा। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा देखिए, ध्यान रखिए, करेवा में उत्पादन होता है केसर। केसर केसर का उत्पादन के लिए फेमस ये मिट्टी, करेवा भू आकृति, करेवा मिट्टी। ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। एनसीईआरटी में बहुत ही साफ साफ पहले ही शुरुआती में दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट, ये पूछा भी है एमपीपीसीएस में। करेवा मिट्टी जो है केसर उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। तो करेवा से कश्मीर हिमालय ध्यान रखिएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का। देखिए, ये जम्मू और कश्मीर, जो कश्मीर का वैली है और कश्मीर घाटी है, और ये इम्फाल बेसिन है। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और झील को की तलहटी से जम भर भर के जो बन जाता है बेसिन, से झील कोई रही हो, वो भरते 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 बेसिन में बदल गया हो, उसको कहते हैं सरोवरी मैदान। तो ये दोनों ही अच्छे उदाहरण हैं, कश्मीर घाटी वाला भी और इम्फाल बेसिन भी। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल अगर कहा जाता है तो मतलब हिमाचल में सबसे ज़्यादा क्या पार्ट पाया जाता है हिमालय का? तो मध्य हिमालय है। हिमाचल कहने का अर्थ है जो उसमें पार्ट पाया जाता है, तो मध्य हिमालय का पार्ट उसमें पाया जाता है हिमाचल में। भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम श्रेणी भाई आप लोग जान लीजिए, हिमालय श्रेणी है। नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत, जिसका निर्माण अभी हो रहा है। अभी निर्माण उसका हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे बात भी चल रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जोशीमठ के। जोशीमठ के आप ध्यान होगा, आप लोग देख रहे होंगे, पेपरों में आ रहा होगा, जोशीमठ में क्या कहते हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं, टूट फूट रहे हैं, या मिट्टी का जो हिमालयी क्षेत्र में धंसाव होता है, गिराव होता है, वो सब कारण क्या है? नवीन वलित पर्वत है न, अभी इसका निर्माण चल रहा है। ये हमेशा अभी उठ रहा है। हिमालय का निर्माण बंद नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल यंग है। इसका निर्माण लगातार चल रहा है, कुछ कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर हर 10 साल ये ऊपर उठता रहता है। ये हम लोग को फर्क समझ नहीं आता क्योंकि बहुत ही ज्योग्राफी की टर्म बहुत स्लो मोशन में चल रहा है, लेकिन ज्योग्राफी में इसी हिसाब से कई हजार साल में, कई लाख साल में कोई चीज़ निर्माण या खत्म होता है, विनाश होता है। तो इसका भी निर्माण अभी चल रहा है हिमालय का। तो नवीन वलित पर्वत है ये। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से कौन से सही हैं? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, एकदम सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है।
तो इसका आंसर होगा डी, चारों सही हैं। नीचे दिए कुट से निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर, साउथ टू नॉर्थ अवस्थित क्रम चुनिए। सतमाला श्रेणी देखिए आपका है महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ हो जाएगा एमपी और बिहार में, और पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा कहाँ पे आपका, हिमाचल का कुछ पार्ट हो जाएगा और जम्मू कश्मीर। और नागा पहाड़ियाँ हो जाएंगी नागालैंड या फिर म्यांमार की सीमा, भारत म्यांमार की सीमा कह सकते हैं, नागालैंड म्यांमार की सीमा पर। तो इसका क्रम अगर बैठाएंगे साउथ टू नॉर्थ, सबसे साउथ में आ जाएगा महाराष्ट्र वाला पार्ट, फिर उसके बाद एमपी वाला पार्ट, फिर उसके बाद नागा हिल्स नागालैंड वाला पार्ट, फिर जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पे। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जहाँ है, मैं अंदाजे पे बना दे रहा हूँ, ये केरल है और ये है तमिलनाडु, और यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा ऊपर ही होगा, नीलगिरी हिल्स है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियाँ आ रही हैं उनका ये मिलन है, घाटों का पर्वत श्रेणियाँ यहाँ तक आती हैं, उसके बाद एक घाट हैं, इनका ये मिलन स्थल है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी पहाड़ियों को अनुक्रम बैठा है, नॉर्थ टू साउथ इस पर बैठाना है। तो नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स पहाड़ी, जावदी और अन्नामलाई। अन्नामलाई, जावदी, जावदी और नीचे आएगा, इसका आंसर होगा डी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स, जावदी और नल्लामलाई। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में सबसे पुरानी कौन सी है, तो अरावली श्रेणी सबसे पुरानी श्रेणी है। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तरी भाग में। सेवरॉय हिल्स कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा डिटेल रुक के नहीं, क्योंकि ये मैपिंग का चीज़ है, ये फैक्ट के तौर पे आप लोग इसको एटलस में एक बार देख सकते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ निम्नलिखित सीमाओं पर स्थित है, कार्डमम हिल्स का भी देख लीजिए, जैसे केरल है और ये तमिलनाडु है, केरल है और ये तमिलनाडु है, और यहाँ पे कार्डमम हिल है, कार्डमम हिल है या इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम माने इलायची। तो ये केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है, इस मैप में भी देख सकते हैं यहाँ पे है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। एग्जाम में ये आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं है कहीं शब्द हो उसको जरूर मार्क कर लें, गोला कर लें कि आप उसको ध्यान रखें। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, मतलब उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, मतलब उत्तर में ये कह रहा है कि उत्तर में ज़्यादा ऊंचाई पर और दक्षिण में कम ऊंचाई पे है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केरल में पाई जाती है, जो कि साउथ में है। तो ये पहला ऑप्शन ही खुद ही गलत हो जा रहा है। अन्य ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी घाट से अनाईमुड़ी सबसे, देखिए अगला ऑप्शन ही पहले को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इससे भी आप
इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट वैलियाँ हैं, बिल्कुल सही। इससे पहले वाले वीडियो मैंने दामोदर वैली बताया, उसमें बताया था कि नर्मदा और ताप्ती तो हैं ही, इसके अलावा दामोदर नदी भी एक ऐसी नदी है जो कि रिफ्ट वैली से गुजरती है, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको ध्यान नहीं रखते हैं। निम्नलिखित से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो इसका आंसर है चेन्नई। चौरा बाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमनद है और नदियां हैं, इनका मिलान करना है। तो इसमें जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है नदी, गंगा नदी तंत्र, उसमें बताया है बंदर पूंछ से निकलती है यमुना। इसके अलावा बारासिगरी चेनाब, सही है। अच्छा, ये पूछ रहा है कौन सुमेलित है? मिलान से मंदाकिनी, ये गलत है। मिलान से निकलती है गौरी गंगा। सियाचिन से निकलती है नुब्रा, ये सही है। जेमू से निकलता है मानस, ये गलत है। ये आपको बस यही पता रहेगा तो इसका आंसर हो जाए, क्योंकि 5-5-2 में दिया हुआ है। जेमू से फेमस है क्वेश्चन, जेमू से कौन सी, जेमू हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता। तिस्ता जानते ही होंगे, अभी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वाले वीडियो में मैंने इसको बताया था। तो तिस्ता नदी का आप मान लीजिए 5वां नंबर भी पहचान लेते हैं कि गलत है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे यहाँ पे। तो आपको बस 1 और 2 में ही कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो इससे आप एलिमिनेशन प्रोसेस इसीलिए कहते हैं, क्वेश्चन जितना आप टैकल करेंगे आपके क्वेश्चन सही करने की चांसेस बढ़ते हैं, आपके एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और पूरा प्री एक्यूरेसी का खेल है, जितना आप एक्यूरेसी अप कर लेंगे उतना आपका चांस है कि प्री क्वालिफाई होगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। पढ़ाई के साथ क्वेश्चन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सियाचिन। ये काफ़ी विवादास्पद क्वेश्चन रहा था 17 में, इसका आंसर होगा सियाचिन। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, हिंद महासागर को ही रत्नाकर कहा गया है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो देख लेते हैं। 9 राज्य वैसे लगे हुए हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा 4 यूटीज हैं, जिसमें हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन दीव और नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। ये आपके 4 हो जाएंगे। अगर पूछे यूटीज और कितने स्टेट हैं दोनों मिला के, तब इसका आंसर हो जाएगा 13। नहीं तो स्टेट में 9 स्टेट्स यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, और 4 यूटीज। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? सभी देशों का, जैसे मैंने अभी सामान्य परिचय वाला में बताया था, प्रादेशिक जल विस्तार यानी कि क्षेत्रीय जो सागर होता है, क्षेत्रीय सागर उसे कहते हैं। तो ये 12 नॉटिकल माइल तक होता है। इसको देख सकते हैं यहाँ से, क्षेत्रीय विस्तार, जिसमें सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ चलती हैं, और ये सारे उसमें जो
आवागमन के होते हैं सारे रूल इसमें भी चलते हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 नॉटिकल माइल तक है। इसमें आर्थिक शोध जो देश का है, जिस देश का है, आर्थिक रूप से कोई लाभ लेता है तो वहाँ उसकी खुदाई उदाई और खोज वोज कर सकता है। अपना आर्थिक चीज़ें जो मिलती है उस क्षेत्र में, जैसे तेल हुआ कुछ हुआ, तो उसका यूज उस देश की सीमा के अंतर्गत माना जाएगा, उसका यूज कर सकता है। तो अब अभी तक जो भी दोस्त देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। और इससे जुड़ के अपने हम लोगों का जो प्रोग्राम चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ते विजेता बैच, उसका ज़रूर लाभ उठाएं। और अपने दोस्तों के बीच में भी, हम जो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं दोस्तों से अनुरोध है कि अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इस तरह के वीडियो हम लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।